विद्यार्थी जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की तैयारी कर रहे हो, या फिर बीपीएससी 17वीं की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो जहाँ पे जीएस पूछे जाते हैं साथियों, मेरा प्रयास है कि हम आपको जीएस में इतना मजबूत कर दें, इतना चीज़ आपके पास आपकी झोली में रख दें, ताकि आपको जीएस के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। प्यारे साथी, हम कोशिश कर रहे हैं कि जीएस में हम लगातार क्लासेस लेते रहें, जिसमें हम आपका जो रूटीन है वो रूटीन भी बना चुके हैं। सबसे पहले हम आपका इतिहास का क्लास करेंगे, फिर हम राज्य व्यवस्था का क्लास करेंगे, और उसके बाद अर्थव्यवस्था का क्लास करेंगे। साथ में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए, जो कि ये तो चलता रहेगा आपका, उसके साथ में आपका जो है वह जो कि सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है, वो एनसीईआरटी का क्लास हम लेकर आ रहे हैं। एनसीईआरटी साथी, चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो एनसीईआरटी आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसी क्रम में हम आप सभी विद्यार्थियों के लिए 6 to 12 का पूरा संपूर्ण निचोड़ एनसीईआरटी जो है वह लेकर आ रहे हैं। एक एक क्लास हम पूरा अध्ययन करेंगे 6 से लेकर 12 तक का, ठीक है। तो पहले हम आज के क्लास पे बात करते हैं कि आज जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए साथी, आज का जो क्लास है ये बहुत ही बेहतर क्लास होने वाला है उन सभी विद्यार्थी के लिए जो कि अर्थव्यवस्था से कहीं ना कहीं डरते हैं। इसमें नो डाउट है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका अर्थव्यवस्था से लगाव नहीं होता है, जिनको इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा डर लगता है, या फिर उनको वो सब्जेक्ट हार्ड लगता है, ठीक है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से उनका विषय है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के हम अगर क्लास की बात कर लें विषय सूची में, तो प्यारे साथी, आज सबसे पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था का हम एक परिचय देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था का क्या कार्य है। एक राष्ट्र जो है वो अर्थव्यवस्था को किस रूप में कार्य करती है, एक राज्य जो है वो अर्थव्यवस्था का किस तरह से प्रयोग करती है, या फिर एक छोटा से छोटा इकाई अगर हम बात कर ले, कोई उद्योग हो, या फिर एक छोटे से परिवार के घरों की जो आर्थिक व्यवस्थाएं होती है वह किस आधार पर कार्य करती है। तो इन सभी छोटे बड़े बातों का हम आज इंट्रोडक्शन क्लास में हम समझने का प्रयास करेंगे। हम यह भी प्रयास समझने का करेंगे साथ ही कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है यह कितने भागों में विभाजित है, कितने भागों में हमें पढ़ना होता है, क्या इसका क्षेत्र है, क्या इसका जो है कह लें हम एक प्रकार है, ये सभी बात हम आज समझने का कोशिश करेंगे। आज का क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के क्लास से ही आप अर्थव्यवस्था को समझ पाएंगे। फिर हम क्या अध्ययन करेंगे साथी, तो फिर हम राष्ट्रीय आय, मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रास्फीति, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जो कि याद रखिएगा 3 से 4 अगर आप टॉपिक कर लेते हैं तो आपका इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाता है। यही आपका 3-4 टॉपिक है, 3-4 चैप्टर है, जो कि हमेशा एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम बात कर लें, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज का परिचय के रूप में बहुत ही इम्तिहान से समझिएगा, बेहतर ढंग से आज का क्लास होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना विचार को रख दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की परिभाषाओं पे, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों के द्वारा बहुत ज़्यादा परिभाषाएं दी जाती है और उन परिभाषाओं में भी तालमेल नहीं होता है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो एक सटीक परिभाषा के माध्यम से आपको आज से पता चल जाएगा कि अर्थव्यवस्था क्या कार्य करती है। देखिए, अर्थव्यवस्था जो है यह मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराता है। एक सटीक परिभाषा एक लाइन में आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था जो है यह मानव जाति की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें तो अर्थव्यवस्था जो है यह याद रखिएगा, जब पृथ्वी पर मनुष्य का आगमन हुआ है उसी समय से अर्थव्यवस्था का भी आगमन हो चुका है। क्योंकि जब जाहिर सी बात है कि मनुष्य जब
पृथ्वी पर आए हैं तभी से वो अपने आर्थिक गतिविधियों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने लगे हैं, और जिस समय आर्थिक गतिविधियां होने लगती है उसी समय से अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का जन्म भी हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। एक और परिभाषा है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक स्पष्ट अर्थों में कहा गया है कि अर्थशास्त्र जो है यह सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन कहलाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, शब्दों पे कोशिश कीजिएगा कि आप पकड़ बनाएं, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है साथी यह शब्दों का ही खेल है। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे जो कि आपको परेशान करेगा, इसलिए हम शुरुआत से ही आपको बता रहे हैं कि आप शब्दों पे कोशिश करें कि पकड़ बनाएं। देखिए कहता क्या है, पूरा जो अर्थव्यवस्था है, पूरा जो अर्थशास्त्र है वह मात्र यह 4 शब्दों में ही खत्म हो जाता है। क्या कहता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन जो है यही अर्थशास्त्र कहलाता है। समझिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर बात कर लें, कहता उत्पादन, किसी वस्तु का जब आप उत्पादन करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका उत्पादन आप अपने घर में तो रखने के लिए नहीं किए हैं, उसका वितरण करेंगे, और जब वितरण करेंगे तो उसका उत्पादन करने में जो आपको लागत लगी है, जो इन्वेस्टमेंट लगा है, इसका आप क्या करेंगे, चाहेंगे कि उसका फ़ायदा हो आपको, और जब आपको फ़ायदा होगा यही क्या कहलाता है, तो साथियों उपभोग कहलाता है। क्लियर है, और यही जो 4 शब्द है, यही 4 शब्दों पे पूरा अर्थशास्त्र टिका हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा कर रहे हैं कि चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए कुछ और वर्गीकरण के हिसाब से हम देखना चाहेंगे कि अर्थशास्त्र जो है यह कई प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 1930 के दशक में एक महान मंदी के उपरांत अर्थशास्त्र जो है यह 2 शाखाओं में बट गया है, जो कि पहला है व्यष्टि और दूसरा है समष्टि। ये 2 शाखाएं हैं साथी जो कि अर्थशास्त्र को हम समझने का प्रयास करते हैं। व्यष्टि क्या है और समष्टि क्या है, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। देखिए आपको क्लियर कर रहे हैं, एकदम जीरो से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बड़े कोचिंग में भी अगर कहीं जाकर पढ़ते हैं वहाँ पे भी आपको यही चीज़ पढ़ाया जाएगा, यही याद रखिएगा। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई या फिर इकाई के भाग के रूप में व्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, फिर से हम कोशिश करते हैं समझा पाएँ। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है साथी, तो याद रखिएगा इसमें छोटे इकाइयों का हम अध्ययन करते हैं। छोटे इकाइयों का मतलब क्या हो गया, जैसे उपभोक्ता का अध्ययन करेंगे, उत्पादक का अध्ययन करेंगे, फर्म का मतलब होता है आप इंडस्ट्री वगैरह जो होता है इसका अध्ययन करेंगे, बाजार का अध्ययन करेंगे, और हम अगर बात कर ले कि अपने जो छोटे परिवार होते हैं, परिवार में जो आर्थिक गतिविधियां होती है उसका भी जो हम अध्ययन करते हैं वो कहाँ करते हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सीधा सीधी इसको याद रखना है प्यारे साथी कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है यह क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। क्या होता है, इंडिविजुअल। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यह छोटे से छोटे इकाई के लिए यह कार्य करती है। अब हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप सभी को जो पढ़ना है वास्तविक रूप में वो क्या पढ़ना है, तो समष्टि अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यह क्या करती है काम, तो याद रखिएगा समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर से याद रखिएगा दिमाग में कि आपसे पूछे समष्टि अर्थशास्त्र का कार्य क्या है, आपको एग्जाम्पल में दे दे फर्म, यह जो है क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र है या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र है, तो याद रखिएगा फर्म जो है साथी यह क्या है, तो यह व्यष्टि है ना कि समष्टि है। ठीक है, समष्टि जो होता है यह संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कराता है, जिसमें हम अगर बात कर लें तो इसमें राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार, बेरोजगारी, व्यापक चक्र, सामान्य कीमत स्तर, मुद्रा, ये सब आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये जितने भी जो कि अगर हम बात कर लें
कि कोई भी राष्ट्र जो है या कोई राष्ट्र जो है, यह राष्ट्र का जो आर्थिक गतिविधियां होता है यह किस आधार पे होता है, आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा प्यारे साथी, यह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। किसी राज्य का गतिविधियां जो होता है वो किस आधार पर होता है, तो याद रखना है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, और किसी छोटे से परिवार जो है वो परिवार का जो आर्थिक गतिविधियां है वह किसके अंतर्गत होता है, वह हम कहाँ पे अध्ययन करते हैं, तो साथ ही वह आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन कराता है। क्लियर है दोनों, व्यष्टि और समष्टि दोनों क्लियर है। यह जो है छोटे इकाई है और यह संपूर्ण बड़े से बड़े इकाइयों का अध्ययन हमें कराता है, जिसमें आप जीडीपी देखेंगे, जीएनपी देखेंगे, ये सभी जो है यह कहाँ कराता है हमें अध्ययन, तो समष्टि अर्थशास्त्र। और हमें क्या पढ़ना है, समष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि किसी राष्ट्र का अगर हम अर्थव्यवस्था को जानने चाहते हैं, किसी राज्य का अर्थव्यवस्था को जानना चाहते हैं, तो हमें समष्टि अर्थशास्त्र को जानना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और भी चीज़ है जो कि आपको समझना चाहिए। हमने क्या अभी देखा, तो हम देखें कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थव्यवस्था जो है साथी, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक समष्टि एक और व्यष्टि। अब हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था जो है साथियों, इसका कई प्रकार का क्षेत्र है, जिसमें हम प्रमुख रूप से 3 क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। वह कौन सा क्षेत्र है, तो एक प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र जिसको हम सेकेंडरी कहते हैं, और एक तृतीयक क्षेत्र है जिसको हम टर्सरी कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ों को रखते हैं, तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत हम साथी प्राकृतिक संसाधनों को रखते हैं। ठीक है, जो भी प्राकृतिक संसाधन हम अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर पा रहे हैं, याद रखिएगा वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे उत्खनन हो गया, कृषि हो गया, आपका कच्चा तेल हो गया, जो भी हो, ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, तो यह सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र जो है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम द्वितीयक क्षेत्र को हम याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं विनिर्माण उद्योग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, विनिर्माण उद्योग, मतलब इसमें हम जो वस्तु प्राथमिक क्षेत्र में हम प्राप्त किए हैं उस वस्तु का फिर से विनिर्माण करके एक नए वस्तु में निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विनिर्माण उद्योग कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको आपका द्वितीयक क्षेत्र को जो है इसको विनिर्माण भी कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जिसके अंतर्गत आपका लघु उद्योग आ गया, कुटीर आ गया, आपका खनिज उद्योग आ गया, ये सभी जो जितने भी छोटे बड़े उद्योग होते हैं, ठीक है, जो कि प्राकृतिक वस्तुएं को, प्राकृतिक तत्व को जो है वह एक नए वस्तु में निर्माण करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। अब तृतीयक क्षेत्र क्या है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए तृतीयक क्षेत्र जो है यह उसको हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, तो यह आपको सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें हम क्या करते हैं साथियों, तो इसमें हम सभी गतिविधियां जिनके अंतर्गत सेवाएं उत्पादन होता है इसको हम तृतीयक क्षेत्र में रखते हैं। जैसे शिक्षा, ठीक है, शिक्षा क्या है, तो शिक्षा एक सेवा क्षेत्र है। कैसे, देखिए अब फॉर एग्जांपल में हम अपना बात कर लें तो हम आपको जो दे रहे हैं वो क्या है, आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे मेरे पास कोई विषय में एक अच्छा नॉलेज है, एक अच्छा पकड़ है, तो हम उस विषय को आपके तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, हम अपने नॉलेज को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, सेवा क्षेत्र कहेंगे, सर्विस सेक्टर कहेंगे। ठीक है, वैसे ही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य की अगर हम बात कर ले तो जैसे डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, पहले अपने 3 साल 4 साल के जो अनुभव उनके पास होता है, जो MBBS करते हैं या फिर तरह तरह के जो कोर्सेज हैं वो करते हैं, उसके बाद वो है क्या है, तो आम नागरिक का जो है इलाज करते हैं, तो ये क्या हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया। उसी प्रकार से बैंकिंग जो है ये क्या है, सेवा क्षेत्र है। हम बैंक में जाते हैं तो हमें लोन लेना होता है या फिर हम अपने पैसा को जमा करते हैं आगे भविष्य के लिए, तो ये क्या कर रहा है, हमें सेवाएं प्रदान करा रही है। परिवहन क्या है, सेवा दे रहा है, क्योंकि अगर हमको मानकर चलिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाना है
तो हम किसी ना किसी परिवहन की सहयोग लेते हैं, तो ये हमें क्या करा रहा है, सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेक्टर को रख सकते हैं। अब फॉर एक चीज़ हम और भी आपको समझाने का कोशिश करेंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, ये तीन क्षेत्र जो है, ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे से क्या है, मिले जुले कार्य करते हैं। कोई भी एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरा है। कैसे? देखिए, सबसे पहला जो है यह प्रथम क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है। इसको हम प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है, इस प्राकृतिक संसाधन को कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी तत्व को आप ले लें, जैसे तांबा हो गया, जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, कोई भी एलिमेंट को आप ले लें, तो उस एलिमेंट के द्वारा, उस तत्व के द्वारा जो है उसको क्या किया जाता है, कारखाने में ले जाकर उसको एक वस्तु बनाया जाता है। ठीक है, उसका कोई ना कोई प्रयोग करने वाला वस्तु बनाया जाता है। फिर इस वस्तु को क्या किया जाता है, तो यह द्वितीय क्षेत्र हो गया। और तृतीय क्षेत्र में फिर इस वस्तु जो बन जाता है, तो इसको क्या करते हैं, तो लोगों तो क्या हम करते हैं, पहुंचाते हैं। लोगों को हम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें हम उस वस्तु तक पहुंचाते हैं, उन वस्तु उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये तीनों क्षेत्र आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से एक दूसरे से क्या है, मिलता जुलता है। जब तक अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा, तब तक आप समझ पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ प्राकृतिक रूप से हमें कुछ ना कुछ जोड़ती ही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, यही कुछ इन्फॉर्मेशन था। यहाँ पे भी दिए गए हैं कुछ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में अंतर, जो कि हम स्पष्ट रूप से आपको बता दिए हैं। यही सब यहाँ पे भी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक और महत्वपूर्ण है जो कि आपको अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ये तीन जो सेक्टर अगर आप समझ गए तो आपका अर्थव्यवस्था क्लियर है। पहला, अर्थव्यवस्था के प्रकार। दूसरा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। और तीसरा, आप अर्थव्यवस्था के जो भाग हैं उसको। ठीक है, चलिए अब प्रकार की अगर हम बात कर ले, तो अर्थव्यवस्था जो है यह तीन प्रकार के हैं। सबसे पहले जो है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो आता है साथी, यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आता है। समाजवादी ऊपर में लिखा गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। सबसे पहले जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आता है, उसके बाद समाजवादी आता है। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। ये क्या होता है, तो याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है प्यारे साथी, यह समय समय पर बदलता रहा है। अगर हम बात कर ले द्वितीय विश्व युद्ध की, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई ऐसे यूरोप के जो राष्ट्र थे, उसमें अलग अलग व्यवस्थाओं का, अलग अलग आर्थिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया है, जो कि मूल रूप से ये तीन व्यवस्थाओं को हम अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के उत्पादन के साधनों पर बाजार, निजी, याद रखिएगा प्राइवेट सेक्टर इसको कहते हैं हम, निजी का नियंत्रण होता है। और मूल्य का निर्धारण बाजार के आधार पर मांग व पूर्ति पर किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, एकदम स्पष्ट रूप में आप यहाँ पे दिमाग में डाल लीजिए कि मूल्य का जो निर्धारण है यह बाजार के आधार पर होता है, मांग व पूर्ति के आधार पर होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये बात। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड, यहाँ पे सीधा सीधी याद रखिएगा कि जिस वस्तु का जितना ज़्यादा डिमांड है उतना ज़्यादा उसका सप्लाई होगा, और जिसका जितना सप्लाई है उतना ही उसका डिमांड भी बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमें यही बताता है। इस व्यवस्था को जो मानने वाला देश रहा है, वो सबसे पहले अमेरिका रहा है, कनाडा रहा है, जापान रहा है, यूरोपीय देश बहुत सारे ऐसे रहे हैं जिसको यह जो व्यवस्थाएं हैं ये मानते हैं। इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। इसमें क्या होता है, तो यहाँ सीधा सीधी आपको बोला गया है निजी, मतलब कोई निजी व्यक्ति का इसमें निर्भर क्या होता है, नियंत्रण हो जाए। जैसे कोई बड़ा से बड़ा उद्योगपति है, ठीक है, वो उद्योगपति के पास पैसा है, उस उद्योगपति के पास बहुत सारा धन है, तो वो क्या करेगा, बेहतर से बेहतर चीज़ों को मार्केट में उतारेगा और उस चीज़ों को क्या करेगा, आम नागरिकों तक पहुंचाएगा। यही वो काम करेगा। फिर वो क्या करेगा, तो बाजार के आधार पर वस्तुओं का निर्माण करेगा और लोगों तक पहुंचाएगा। और यह भी वो कर सकता है कि देखना चाहेगा वो कि लोग जो हैं वो किस चीज़ का मांग सबसे अधिक कर रहे हैं, उस चीज़ का क्या कर देगा वो, उस चीज़ का वो अधिक
डिमांड बढ़ा देगा और सप्लाई में थोड़ा सा कम कर देगा। एक एग्जांपल आपको समझाना चाहेंगे। आप कुछ दिन पहले यहाँ देखे होंगे कि जो टमाटर रहा है, ये क्या रहा है, टमाटर टमाटर का जो दाम था प्यारे साथी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आसमान छू रहा था। ठीक है, ये कारण क्या था? तो याद रखिएगा, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही ये हमें समझने को मिलता है। जैसे टमाटर हमारे देश में पूरी तरह से स्टॉक में फुल था, लेकिन कुछ व्यवसाय के द्वारा, कुछ व्यापारियों के द्वारा मार्केट में यह हल्ला कर दिया जाता है कि टमाटर का जो स्टॉक है यह कम हो चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया जाता है, जैसे टमाटर का स्टॉक बढ़ने जाता है, टमाटर का स्टॉक कम होते जाता है और उसका जो डिमांड है वो बढ़ते जाता है। आप देखेंगे कि टमाटर का जो दाम था वो 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये ऐसे ऐसे हो गया था। कुछ वर्ष पहले आप देखे होंगे कि प्याज जो था वो भारत सरकार का जब पता चला था कि भारत सरकार का जो गोडाउन है उसमें प्याज पूरा सड़ रहा था, फिर भी बहुत सारे क्षेत्रों में ये देखा गया था कि प्याज जो रहा है वो बहुत ज़्यादा आसमान छू लिया था और देखने को मिलता है कि प्याज जो था वो उसका स्टॉक ख़त्म हो गया, ऐसा अफवाह फैल गया था। लेकिन वो स्टॉक ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि उसको ख़त्म करने का अफवाह फैलाया गया था। किसके द्वारा? तो यही पूंजीपतियों के द्वारा। ठीक है, जो यह बड़े से बड़े निजी व्यापारी होते हैं, यह मार्केट में ऐसा हल्ला कर देते हैं, ऐसा अफवाह फैला देते हैं कि वो जो कोई जो प्रोडक्ट है, कोई जो वस्तु है, उसका क्या हो रहा है, तो निर्माण कम हो रहा है और उसका डिमांड अधिक बढ़ रहा है। अब इसमें क्या करता है लोग, तो अधिक से अधिक सामानों को खरीद कर अपने घर में स्टॉक करने लगता है, जिस कारण से वह वस्तु जो है, वह वस्तु क्या हो जाता है, तो वस्तु का कमी होने लगता है और डिमांड भी बढ़ने लगता है। यही हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यही होता है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, सीधा सीधी याद रखिएगा। उसके बाद क्या आया, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री थे जो कि समाजवाद को मानते थे। उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने ये बोला कि ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें सिर्फ एक ही समूह जो है वह आगे बढ़ रही है। ठीक है, समाज के और अन्य जितने भी समूह हैं वो क्या हो रहे हैं, तो पिछड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समाजवादी कहते हैं, जो कि समाज के बारे में बात करते हैं, ना कि निजी व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। इस व्यवस्था में अगर हम बात कर ले समाजवादी में, तो इसमें जो है क्या हुआ, तो इसमें सरकार जो है, यह क्या था, सरकार के नियंत्रण में हर काम किया जाता था। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है एक ऐसी आर्थिक प्रणाली से जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार या फिर राज्य का क्या हो, स्वामित्व हो। हम अभी आपको यहाँ पे क्या बताए हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है वो सरकार का किसी भी तरह से नियंत्रण नहीं रहता है। चाहे जितना भी सामान का डिमांड बढ़ जाए, चाहे जितना भी महंगाई बढ़ जाए, यहाँ पर सरकार कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ जो मालिक है वो कौन है, निजी व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा समाजवादी में क्या होता है, तो समाजवादी में जो है यह नियंत्रण और किसके अंतर्गत होता है, तो यह नियंत्रण जो होता है राज्य के अंतर्गत होता है, सरकार के अंतर्गत होता है। ठीक है, अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि बहुत सारे देश हैं जो कि इस व्यवस्थाओं को भी मानते हैं। ठीक है, इसमें भी हम अगर बात कर ले तो इसका उद्देश्य क्या रहा है, तो इसका जो उद्देश्य रहा है सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से रहा है, जिसमें इसका प्रबंधन और संचालन करना हो गया है। इसमें हम अगर बात कर ले तो यह चीन है, रूस है, उत्तर कोरिया, यह जो है यह कुछ प्रमुख देश है जो कि इस व्यवस्थाओं का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ना चाहेंगे, तो तीसरा क्षेत्र को हम देखना चाहेंगे। तीसरा जो प्रकार है वह क्या है, तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों के द्वारा अध्ययन करने के बाद यह पता किया गया है कि ना ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठीक है और ना ही क्या है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठीक है। इसी के निष्कर्ष के रूप में जो है यह एक नया व्यवस्था लाया गया है जिसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिक्स इकोनॉमी। यह क्या है, तो याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है आधा पूंजीवादी और आधा समाजवादी दोनों का गुण मिश्रित है, इसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा कि इस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं पर बाजार एवं सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। मूल्य निर्धारण के बाजार में एवं सरकार दोनों की भूमिका होती है।
सरकार नियामक के रूप में कार्य करती है। जैसे भारत जो है, यह भारत क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को मानता है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की हम सीधा सीधी अगर बात कर लें तो इसमें ना किसी एक व्यक्ति जो कि निजी व्यक्ति है, न निजी व्यक्ति का स्वामित्व होगा, न ही सरकार का स्वामित्व होगा। इसमें अगर सरकार देखेगी कि कोई व्यक्ति उद्योग लगाना चाहता है और उस उद्योग में किसी राष्ट्र का बेहतरीन होगा, किसी राज्य का विकास होगा, तो वो क्या होगा, एक निजी व्यक्ति के हाथ में दिया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, यह निजी व्यक्ति पूरी तरह से क्या होगा, स्वतंत्र नहीं होगा। यह कुछ नियम, कुछ रूल होंगे सरकार के द्वारा जो कि इस व्यक्ति को मानना होगा। इसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, पूरी तरह से नियंत्रण सरकार का नहीं होगा तो पूरी तरह से अनियंत्रित भी नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समय समय पर सरकार क्या करती है, लगाम रखती है। इसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, इसमें जो है भारत इस व्यवस्था को मानता है और भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऐसी अर्थव्यवस्था कम विकसित और विकासशील देशों से में अधिक प्रचलित होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषता को हम निम्न भागों में समझने का प्रयास करेंगे, जो कि यहाँ पे समझ पा रहे होंगे आप लोग। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था को, इसमें सरकार हो या फिर राज्य हो, ठीक है, वो निजी क्षेत्र दोनों की आर्थिक भूमिका शामिल होती है। ठीक है, निजी और आर्थिक दोनों में सरकार की और राज्य की भूमिकाएं क्या होती है, शामिल होती है। धन व शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता था, तो धन का जो है यह केंद्रीकरण हो गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ था। ठीक है, सरकार प्रगतिशील कर के माध्यम से धन के वितरण की असमानताओं को कम करती है। देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समस्या क्या हो रहा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे असमानताएं थे। अब जिसके पास मानकर चलिए कि अधिक धन है वही शक्तिशाली है। ठीक है, जिसके पास धन अधिक है, लॉकडाउन की अगर हम बात कर ले तो लॉकडाउन में क्या हुआ, जिसके पास अधिक धन था वही ना बेहतर ढंग से रह पाया था। जिसके पास धन नहीं था, जिसके पास कोई सेविंग नहीं था, उसका तो बुरा हाल हो गया था। उसी तरह से हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें धनी व्यक्ति जो है वही धन को एकत्रित कर सकता है। कहावत ही है कि जिसके पास पैसा है उसके पास ही अधिक से अधिक और भी पैसा आते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है तो मारा चला जाएगा। इसी का विरोध कौन करता है, समाजवादी करता है। लेकिन दोनों व्यवस्था सही नहीं था, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्भव हुआ है, जिसमें क्या कहा गया है कि दोनों को समानता रूप से दोनों को भागीदारी में रखा जाएगा। आर्थिक नियोजन के द्वारा देश का आर्थिक विकास का संभव होता है और उद्योग धंधों का संचालन एक निश्चित योजना के आधार पर होगा। ठीक है, इसके लिए एक निश्चित योजना होगा कि कैसे उद्योग धंधे का संचालन होगा, कैसे आर्थिक रूप से देश का, राष्ट्र का या फिर राज्य का विकास होगा। ठीक है, यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रहा हो। कुछ भी ना आए समझ में तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम बहुत आसान ढंग से आपको कोशिश कर रहे हैं बता पाएँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ समझिएगा, सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, यहाँ जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है यह ना तो सरकारी और ना ही गैर सरकारी क्षेत्रों पर निर्भर होती है। यहाँ पे जो व्यक्ति चाहे वो अपना क्या कर सकता है, उद्योग लगा सकता है, अपना व्यापार कर सकता है, इन सभी चीज़ों को कर सकता है। ठीक है, जो कि यह जो था आपका ना पूंजीवादी व्यवस्था में था और ना ही समाजवादी में था। यहाँ पे नेक्स्ट जो है कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रधान उद्देश्य सभी के क्या है, तो कल्याणकारी, ध्यान सुनेगा, कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना है। सीधा सीधी यहाँ पे हम बात कर लें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य है वो राज्य के नागरिकों का कल्याण करना है। ठीक है, एक कल्याणकारी उद्देश्य है जो कि आपको यहाँ पे समझना होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि बाजार को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। जो कि यह क्या था, तो बाजार को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कहाँ था, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में था। उस पर राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप बना रहेगा। अभी हम आपको यहाँ पे क्या बोले, अभी हम आपको यहाँ पे यही बात समझाने का प्रयास किए हैं ना। यहाँ पे क्या हम आपको समझाने का प्रयास किए, यही प्रयास किए हैं कि ना तो सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण होगा, ना ही अनियंत्रित होगा। ठीक है, समय समय पर जो है सरकार क्या करती रहती है, पाबंदियाँ लगाती रहती है,
बीच बीच में जो है व्यापारी गण है, व्यापारी लोग जो हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उन पे क्या करती है, उनको याद दिलाते रहती है कि जो ये व्यवस्था है वो क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसमें किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार से आर्थिक रूप से शोषण न किया जा सकता है। ठीक है, आगे कुछ और भी है, यहाँ समझिएगा। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था के कुछ प्रकार हैं, जिसमें हम अगर बात कर लें तो बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला है विकसित अर्थव्यवस्था। देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था की अगर हम बात कर लें तो वैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जहाँ पे औद्योगिकरण की प्रतिक्रिया जो है प्रक्रिया, यह औद्योगिक क्रांति से पहले व दूसरे चरण में शुरू हुई थी और जो औद्योगिक विकास की उच्च अवस्था तक पहुंच चुकी है। इन देशों के लोग के प्रति व्यक्ति आय जो है यह क्या है, प्रति व्यक्ति जो आय है ये अधिक है। देश के सकल घरेलू उत्पाद का स्तर जो है यह भी बढ़ा हुआ है और उच्च तकनीकी विकास होती रहती है, जिसमें बेरोजगारी स्तर भी कम है। और अगर हम बात कर ले इसमें एग्जाम्पल तो आप देख सकते हैं, ये जो है अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है और भी बहुत सारे यूरोप के राष्ट्र हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक आपको संक्षिप्त रूप में समझाने का प्रयास करेंगे विकसित अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है आपको कि विकसित अर्थव्यवस्था साथी जो कि औद्योगिकरण के प्रतिक्रिया में औद्योगिक क्रांति के पहले व दूसरे चरण में हुआ है। औद्योगिक क्रांति जो हुआ है यह कब हुआ है, तो आपको याद रखना है यह आपका 17वीं 18वीं सदी में हुई है औद्योगिक क्रांति। यूरोप में आप पढ़ेंगे, यूरोप में पुनर्जागरण काल, ठीक है, एक चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे। उसमें आप देखेंगे कि यूरोप के जितने भी अलग अलग देश हैं वहाँ पे एक पुनर्जागरण काल होता है और उस पुनर्जागरण काल के अंतर्गत जो होता है अलग अलग देशों में औद्योगिक क्रांति हो जाती है। ठीक है, उसी औद्योगिक क्रांति को हम क्या बोलते हैं, पुनर्जागरण काल कहते हैं। मतलब कि वहाँ का जो नागरिक है, वहाँ का जो लोग है वह फिर से जागृत हो चुके हैं और अपने विकास, अपने जो विकास है वो विकास पे जोर देने लगे हैं। इस विकास के अगर हम बात कर ले तो इस विकास में अगर कोई क्रांतिकारी बदलाव होता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। और इसी बदलाव में जो है साथी औद्योगिक क्रांति जो होता है तो बहुत सारे बड़े बड़े यंत्रों का भी विकास होता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे और इसी क्रम में आप देखेंगे कि जो यूरोप से भारत का आगमन होता है, जो कि अलग अलग देश देखेंगे आप, यूरोपीय कंपनी का आगमन एक चैप्टर है आपका, वहाँ पे आप देखेंगे जिसमें पुर्तगाली आता है, आपका डच आता है, फ्रांसीसी आता है, इंग्लैंड आता है, ये सभी कंपनियाँ जो है ये भारत आती है। तो इसी क्रम में आप देखेंगे। ठीक है, तो जब यह कब होता है तो 18वीं और 17वीं सदी के समय होता है। उस समय जो भारत था वो भारत पूरी तरह से क्या था, मतलब सोया हुआ था। ठीक है, जहाँ यूरोप में पुनर्जागरण काल हो रहा था, लोग फिर से जागृत हो रहे थे, वहीं जो भारत है यह अभी भी अपनी पुराने रीतियों को ही मान रहा था, वेदों और ग्रंथों पे ही क्या करता था, विश्वास करता था। इसलिए थोड़ा सा हम पीछे रह गए थे। आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप समझ पा रहे होंगे, अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो यूरोप का जो इतना सारा देश है, जैसे हम अमेरिका की बात कर लें, ब्रिटेन की बात कर लें, रूस की बात कर लें, कोई भी देश हो फॉर एग्जांपल, वो इतना विकसित क्यों है, टेक्नोलॉजी के मामला में इतना ज़्यादा विकसित क्यों है? क्योंकि वो विकसित तभी हो गया था जब हम कई वर्षों पहले हम क्या थे, तो हम सोए हुए अवस्था में थे, उसी समय वो कार्य कर रहा था। और जाहिर सी बात है, कहावत ही है कि जो सोएगा वो खोएगा और जो मेहनत करेगा वही आगे सफल होता है। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे जो कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यह विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है? तो साथियों याद रखेगा, ये अर्थव्यवस्था जहां औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है यह अपेक्षाकृत देर से हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि क्या कर रहा है, देर से हुई है, मतलब कि यह कहाँ हो जाएगा, अपने भारत में होगा। इस अर्थव्यवस्था के द्वारा अब तक अपने संसाधनों व विकास अर्थव्यवस्था के द्वारा संभव नहीं हो सकता है। इन देशों में लोग का जीवन स्तर निम्न होता है और बेरोजगारी जो स्तर है कि क्या है, ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है कि इस परिभाषा के आधार पर आप समझ पा रहे होंगे कि भारत में ये सभी चीज़ आपको देखने को मिलते हैं।
ठीक है, बेरोजगारी भी अधिक है और यहाँ पे जो है अपेक्षाकृत देर से शुरू हुआ है औद्योगिक क्रांति। अभी तक हम अगर बात कर ले तो अभी भी बहुत सारे ऐसे औद्योगिक हम बात कर ले क्रांति हैं जो कि यूरोप से बहुत सारा पीछे हैं। लेकिन इसको हम याद रखिएगा, भारत जो है यह क्या है, तो याद रखिएगा आपसे पूछा जाए कि भारत क्या विकसित देश है, तो कहिएगा नहीं। भारत क्या है, तो साथियों भारत एक विकासशील देश है। जो कि विकासशील देश किसको कहते हैं, जो कि धीरे धीरे अपनी चरम अवस्था की ओर पहुंच रहा है, इसको हम विकासशील देश कहते हैं। ठीक है, और जो पूर्ण रूप से विकास कर चुका है उसको हम विकसित देश कहते हैं। क्लियर है। अब हम बात करेंगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे, जो कि अर्थव्यवस्था जहां विकास आरंभिक चरण में है और जो अपने संसाधनों व विकास संभावनाओं का अब तक भी दोहन नहीं कर पा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे कि अल्प विकसित व्यवस्था अभी उसके पास है। अभी वो क्या है, अल्प है, मतलब अभी वो बहुत बच्चा है, अभी उसको बहुत समय लगेगा, ऐसे हम अपने शब्दों में कह सकते हैं। इसमें हम अगर बात कर ले एग्जाम्पल में, तो इसमें आप एग्जाम्पल में रखिएगा जैसे आपका पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान को आप इस क्षेत्र में रख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे चलिए, आगे कुछ और भी है, इसको यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। अब क्या है, तो अब है आपका समृद्धि और विकास। यहाँ समृद्धि और विकास जो है यहाँ पे हम कोशिश करेंगे समझने का। उससे पहले एक सेकेंड रुक जाइएगा। समृद्धि और विकास की साथियों हम अध्ययन कल के क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास का जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि इतना लंबा क्लास देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन यकीन मानिएगा साथी, इसमें हम अगर हम इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो आपका जो अर्थव्यवस्था है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो हम निचोड़ है, आपको यहाँ पर हम आज देने का कोशिश किए हैं। इससे ज़्यादा आप कहीं भी एक बार इस अर्थव्यवस्था का जो इंट्रोडक्शन क्लास है एक बार देख लीजिए, फिर आप हमको कमेंट कीजिएगा, फीडबैक बताइएगा। इससे ज़्यादा आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगा, जितना है यही है, और यहीं से क्वेश्चन भी आने की संभावना है, या फिर आप अर्थव्यवस्था को इतना ही में समझ सकते हैं। कोई दिक्कत हो समझने में, जल्दबाजी अगर हम समझाने में कर दिए हो तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। हम अगले क्लास में अपनी गति को थोड़ा कोशिश करेंगे कि बदल पाएँ, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हुआ हो समझाने में या फिर समझ पाने में तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कल के क्लास में हम अध्ययन करेंगे, कल का क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम अध्ययन करेंगे समृद्धि और विकास क्या है। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे और भी कुछ मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है, मानव विकास रिपोर्ट कैसे आती है, इन सभी चीज़ों पे हम अध्ययन करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक कुछ और होगा, ठीक है। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है, कल भी आप लोग जरूर से जुड़िएगा, ठीक है। आज हम इतना ही पे आपका क्लास को अंत करते हैं, ठीक है साथी। तो